अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टेट मैसाचुसेट्स का कैपिटल बोस्टन एक ऐसा सिटी है जो पूरी दुनिया में बैक्ड बीन्स की वजह से मशहूर था। लेकिन 1954 में इस सिटी में एक ऐसा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने इस सिटी की हिस्ट्री को चेंज कर दिया। 1954 में जोसेफ ई मरे और इनके कोलीग्स एक बहुत ही सीरियस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। ये ऑपरेशन बोस्टन के एक बहुत ही फेमस हॉस्पिटल पीटर बेंट बरिगम में हो रहा था। इस ऑपरेशन के दौरान सर्जन्स ने एक ट्विन से किडनी को निकालकर दूसरे ट्विन में ट्रांसप्लांट किया। वैसे तो 1954 से पहले भी किडनी को ट्रांसप्लांट करने की काफ़ी कोशिशें की जा चुकी थी, लेकिन बदकिस्मती से वो कोशिशें कामयाब ना हो सकी। लेकिन 1954 में जोसेफ ई मरे का आइडेंटिकल ट्विन्स पर किया गया एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया और ये एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट के नाम से मशहूर हो गया। इसके साथ ही किडनी फेलियर, जिसे एक फैटल डिजीज यानी कि जानलेवा बीमारी समझा जाता था, उसका सोल्यूशन भी मिल गया। जोसेफ ई मरे को उनके इस कारनामे पर 1990 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। जिस पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी वो ट्रांसप्लांट के बाद 8 साल तक जिंदा रहा और उसका नाम रिचर्ड हैरिक था। तो चलिए अब किडनी ट्रांसप्लांट के प्रोसेस को डिटेल में समझ लेते हैं। किडनी हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसका फंक्शन हमारी बॉडी से हार्मफुल मटेरियल्स को एक्सक्रीट करवाना है। ये हार्मफुल मटेरियल्स यूरिन की फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। अगर किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म ना करे तो हमारी बॉडी में बहुत से हार्मफुल मटेरियल्स स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है। कुछ कंडीशंस में तो किडनी बिल्कुल ही फेल हो जाती है और बॉडी में किसी भी किस्म का कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। ऐसे पेशेंट्स की डायलिसिस की जाती है, लेकिन डायलिसिस एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसी वजह से किडनी ट्रांसप्लांटेशन को प्रेफर किया जाता है। कुछ कंडीशंस में डॉक्टर ओरिजिनल किडनी को बॉडी में ही रहने देते हैं और बाहर नहीं निकालते, क्योंकि वो बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। डोनर यानी कि किडनी को डोनेट करने वाला पर्सन एक किडनी के साथ भी हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। हमारी बॉडी सिर्फ एक हेल्दी किडनी के साथ भी नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म कर सकती है। इस सब प्रोसेस के बाद पेशेंट को जब होश आता है तो वो रिकवरी रूम में होता है। जब तक पेशेंट रिकवर नहीं होता उसे हॉस्पिटल में रखा जाता है और फिर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। न्यू किडनी अपनी वर्किंग या तो फौरन स्टार्ट कर देती है या फिर अपनी वर्किंग को कुछ वीक्स बाद स्टार्ट करती है। फैमिली मेंबर्स की डोनेट की हुई किडनी ज़्यादा जल्दी रिसिपिएंट की बॉडी में एडजस्ट कर जाती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को रेगुलर बेसिस पर अपना चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इसके अलावा डॉक्टर्स पेशेंट को कुछ मेडिसिन भी रिकमेंड करते हैं जो उसे लाइफ टाइम लेनी पड़ती है। किडनी ट्रांसप्लांट के रिस्क में एलर्जिक रिएक्शंस, ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट, इन्फेक्शन, रिजेक्शन, फेलियर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक वगैरह शामिल हैं। एक रिसर्च से ये बात सामने आई है कि किडनी ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स ट्रांसप्लांट के बाद तकरीबन 5 साल तक जिंदा रहते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पेशेंट को लाइफ टाइम लेनी पड़ती हैं। इन ड्रग्स को लेने से बॉडी में जो साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें वेट गेन, बोन थिनिंग, इंक्रीज्ड हेयर ग्रोथ और एक्ने वगैरह शामिल हैं। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर नया जानने को मिला होगा। अगर आप अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 2400 साल पहले एक फिजिशियन जिसका नाम हिप्पोक्रेट्स था, वो एक बीमारी पर काम कर रहा था जो इस वक्त तक एपोलेप्सी कहलाती थी। ये वो ज़ीमोशान फिजिशियन था जिसे दुनिया ने बाद में फादर ऑफ मेडिसिन तस्लीम किया और इसकी ये थिंकिंग मेडिकल साइंस में बहुत से इनकलाबात लाई, जिनमें से एक डिस्कवरी ऑफ स्ट्रोक है। 2400 साल पहले दुनिया ये समझती थी कि कोई भी पर्सन जब तशद्दुद की ज़द में आता है तो उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और इस कंडीशन को एपोलिप्सी कहा जाता है। लेकिन हिप्पोक्रेट्स ने दुनिया को ये साबित किया कि एपोलिप्सी की वजह से पैरालिसिस नहीं होती, बल्कि एक बीमारी जिसे स्ट्रोक कहते हैं, बॉडी उसकी वजह से पैरालाइज हो जाती है। तो चलिए अब स्ट्रोक डिजीज को डिटेल में समझ लेते हैं। स्ट्रोक उस कंडीशन का नाम है जिसमें ब्रेन के टिश्यूज को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता और इसके रिजल्ट में ब्रेन के स्पेसिफिक टिश्यूज की डेथ हो जाती है। आमतौर पर ब्लड वेसल्स में कोई ब्लड क्लॉट बन जाता है जो ब्रेन के टिश्यूज तक ब्लड को पहुंचने नहीं देता। ब्रेन स्ट्रोक के कुछ कॉमन सिम्टम्स के लिए मैं आपको एक कीवर्ड बताता हूँ और वो है FAST फास्ट। यहाँ F से बनता है फेस। स्ट्रोक में पेशेंट की फेस की एक साइड यूजुअली ड्रूप्स कर जाती है। ऐसे पेशेंट स्माइल नहीं कर पाते और ना ही फेस को हिला सकते हैं। ए से मुराद है आर्म।
पेशेंट की आर्म्स वीक हो जाती हैं और वो अपनी आर्म्स को ऊपर नहीं उठा सकता। एस से मुराद है स्पीच। ऐसे पेशेंट्स प्रॉपर वर्ड्स और सेंटेंसेस प्रोनाउंस नहीं कर पाते। ऐसे पेशेंट्स को बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। टी से मुराद है टाइम। जैसे ही आप किसी ऐसे पेशेंट को देखें तो फौरन इमरजेंसी नंबर डायल करें और एम्बुलेंस बुलवाएं और टाइम बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। अगर स्ट्रोक की प्रिवेंशन पर बात की जाए तो इनमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, अपनी डाइट में कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट को कम करना, स्मोकिंग छोड़ना, वेट कम करना, रेगुलर एक्सरसाइज और इलीगल ड्रग्स को अवॉइड करना वगैरह शामिल हैं। स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में पेशेंट को बहुत सी मेडिसिन्स दी जाती हैं जिनमें एस्पिरिन, एंटीप्लेटलेट्स, एंटीकोगुलेंट्स, ब्लड प्रेशर मेडिसिन्स और स्टेटिन्स वगैरह शामिल हैं। एस्पिरिन पेन किलर्स हैं जो बॉडी में पेन रिलीवर्स का रोल प्ले करती हैं। एंटीप्लेटलेट्स और एंटीकोगुलेंट का फंक्शन ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करना है। ब्लड प्रेशर मेडिसिन्स के तौर पर जो मेडिसिन्स दी जाती हैं उनमें अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और थायाजाइड डायूरेटिक्स वगैरह शामिल हैं। इन सब मेडिसिन्स का कॉमन फंक्शन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है। स्टेटिन मेडिसिन्स बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करती हैं। स्ट्रोक के बहुत सीवियर पेशेंट्स में डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म करते हैं। इस सर्जिकल प्रोसेस को क्रेनियोटॉमी कहते हैं। इस प्रोसेस में स्कल के एक पोर्शन को रिमूव किया जाता है और फिर डैमेज्ड ब्लड वेसल को रिप्लेस किया जाता है या क्लॉट को निकाला जाता है। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद स्कल से निकाली गई बोन को दोबारा स्कल में लगा दिया जाता है और इस तरह पेशेंट रिकवर हो जाता है। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखा होगा। अस्सलाम वालेकुम। 11 जून 1963 को जेम्स डी हार्डे और इनकी टीम ने इस दुनिया में किया जाने वाला सबसे पहला लंग ट्रांसप्लांट किया। जेम्स डी हार्डे और इनकी टीम ने एक पर्सन की बॉडी से लंग को निकाल करके दूसरे पेशेंट की बॉडी में प्लेस किया, लेकिन बदकिस्मती से वो अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके और जिस पेशेंट का ट्रांसप्लांट किया गया था वो ट्रांसप्लांट के बाद सिर्फ 18 दिन तक जिंदा रहा और फिर इसकी डेथ हो गई। अब लंग ट्रांसप्लांट के इस अटेम्प्ट के बाद 1963 से 1981 तक लंग को सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट करने की काफ़ी कोशिशें की गई, लेकिन वो कोशिशें कामयाब ना हो पाई और जब सर्जन्स रेसिपिएंट यानी लंग को रिसीव करने वाले की बॉडी में लंग को प्लेस करते तो उसकी बॉडी उस लंग को रिजेक्ट कर देती और यही वो रीजन थी जो लंग ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुल होने से रोकती थी। 1981 में डॉक्टर ब्रूस रेटिस ने हार्ट लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी परफॉर्म की और खुशकिस्मती से उनकी ये सर्जरी कामयाब हुई और इस दुनिया में पहली बार लंग को सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर लिया गया था। हार्ट लंग ट्रांसप्लांट उस सर्जिकल प्रोसेस को कहते हैं जिसके दौरान हार्ट और लंग दोनों को ट्रांसप्लांट किया जाता है, जबकि लंग ट्रांसप्लांट उस सर्जिकल प्रोसेस को कहते हैं जिसके दौरान लिविंग डोनर यानी कि लंग को डोनेट करने वाले पर्सन की बॉडी से हेल्दी लंग को निकालकर रेसिपिएंट यानी कि लंग को रिसीव करने वाले पर्सन के डिजीज्ड लंग के साथ रिप्लेस किया जाता है। हेल्दी लंग को डोनेट करने वाला लिविंग पर्सन या डेड पर्सन हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस में रेसिपिएंट का सिर्फ एक लंग ही ट्रांसप्लांट किया जाता है जिसे सिंगल लंग ट्रांसप्लांट कहते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी डिजीजेस के दौरान पेशेंट के दोनों लंग्स को रिप्लेस किया जाता है जिसे डबल लंग ट्रांसप्लांट कहा जाता है। अब सवाल ये आता है कि लंग ट्रांसप्लांट को क्यों किया जाता है। जब किसी पर्सन के लंग्स अनहेल्दी या फिर डैमेज हो जाते हैं तो उसकी बॉडी के लिए ऑक्सीजन को हासिल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और अगर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ना मिल पाए तो फिर हमारा सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमारे लंग्स के डैमेज होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि बहुत सी ऐसी डिजीजेस हैं जो हमारे लंग्स को डैमेज करती हैं। इन डिजीजेस में सिस्टिक फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस और लंग्स में हाई ब्लड प्रेशर वगैरह शामिल हैं। लंग डैमेज को बहुत सी मेडिसिन या फिर स्पेशल ब्रीथिंग डिवाइसेस के जरिए से ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब ये सब तरीके कामयाब ना हो सके तो फिर लंग ट्रांसप्लांट किया जाता है। लंग ट्रांसप्लांट से पहले डोनर और रेसिपिएंट के बहुत से टेस्ट किए जाते हैं जिनमें चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट वगैरह शामिल हैं। लंग ट्रांसप्लांट के बाद सबसे ज़्यादा रिस्क रिजेक्शन का होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल्स से प्रोटेक्ट करता है। जब हमारी बॉडी में न्यू लंग्स को प्लेस किया जाता है तो इम्यून सिस्टम न्यू लंग्स पर अटैक कर देता है और इसे रिजेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, जिससे कि लंग्स के रिजेक्ट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। लंग्स रिजेक्शन के चांसेस सर्जरी के बाद ज़्यादा होते हैं और वक्त के साथ साथ कम होते जाते हैं।
तो होप सो आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर नया सीखा होगा।